नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं जनधारा 24/7 के वीडियो रूम से आपसे बात कर रहा हूं। आज की जनधारा का यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम समसामयिक विषयों पे आपसे बात करते हैं और उसी का प्रकाशन जनधारा में करते हैं। तो चूंकि साल 2024 बीत गया है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं कोई बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये विडंबनाओं और विरोधाभासों का साल रहा। बीते हुए साल में अनेक विरोधाभास और विडंबनाओं से हमने उनको घिरे देखा। एक दूसरे की बात का विरोध करना, उसे काटने का उत्साह उतना उबाल कर आया कि उसमें यह एक तरह से भुला दिया गया कि इसमें से जो है कुछ जो बातें हैं जिनका वो विरोध कर रहे हैं, ऐसी बातें वो पूर्व में खुद कर चुके हैं। ऐसे विरोधाभास पैदा करने से सामाजिक संगठनों से ज्यादा राजनीतिक दलों और बाकी संगठनों का उत्साह देखने को मिला। किसी समय सत्ता विरोधी राजनीतिक दलों और संगठनों ने आयकर की नीतियों का बेहद विरोध किया और इसे मध्य वर्ग के खिलाफ बताया, लेकिन बाद में सरकार में आते ही न सिर्फ इन नीतियों को अपनाया बल्कि इसी लकीर पर और ज्यादा आगे बढ़कर टैक्स के बदले हुए रूप सामने आने लगे। जो लोग किसी समय एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्षधर थे, फिर समय बदलते ही उसके विरोधी हो गए। दरअसल चुनाव में प्रतिपक्ष का विरोध करना धीरे धीरे आदत हो गई है। इस अतिरेक में यह भी ध्यान नहीं रहता कि कभी वे खुद भी जो हैं इन्हीं बातों के पक्षधर थे और जहां चुनाव में लाभ के आसार नजर आते थे तो वो जानते हुए कि कभी हमने इन्हीं बातों के हम पक्षधर थे, लेकिन अब उन्हें ये बातें जो है अच्छी लग रही है, तो जो विरोध उन्होंने किया था। पर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं वो वीडियो आते हैं तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये बात तो पहले ये कह रहे थे। चुनाव का डर और लालच इतना बड़ा होता है कि अच्छे भले आदमी या दल को जो है नासमझ बना देता है। यह एक प्रकार से सामाजिक राजनीतिक निर्लिप्तता का दौर है। इस दौर में का एक सूत्र वाक्य है कि मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज सफेद कैसे। सबके पास अपनी अपनी वॉशिंग मशीन और डिटर्जेंट है जिससे कि वे सब तरह के दाग धब्बे मैल को दूर करके गंगा जल में डुबकी लगाने की तरह सारे पाप धो देते हैं। नमामि देवी गंगे साल दर साल जो है अभियान के बावजूद दूषित होती जा रही है। इस समय गंगा से ज्यादा संविधान की कसम खाई जा रही है। कोई संविधान को बचाने की बात कह रहा है तो कोई बदलने की बात कर रहा है। इन सब के बीच संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी राजनीतिक दलों के लिए एक औजार की तरह हो गए हैं जिनका सब इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब जो है सुविधा और मुद्दों के अनुसार बहुत सारे दलों के काम आ रहे हैं। लोग जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी वायरल करते हैं जो लगता है कि क्या हो रहा है। यह समय गड़े मुर्दे उखाड़ने का भी समय है। जमीन के ऊपर पसरी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, भेदभाव से ज्यादा जरूरी है कि जमीन के भीतर की सच्चाई को जाना जाए। और इस समय देश में इस तरह की सच्चाई जानने के लिए केंद्र में जो है उत्तर प्रदेश जो है, जो उत्तम प्रदेश था, वो इस तरह अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजनीतिक दल और उससे जुड़े नेता अब इस बात की परवाह नहीं करते कि वह अपनी ही बातों को काट कर विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। आम जनता के बीच राजनीतिज्ञों की नासमझी और निर्लज्जता अब सहज स्वीकार हो गई है। लोग इस बात को समझने लगे कि यह राजनीतिक है और यह कुछ भी कह सकता है, कर सकता है। पिछले कुछ सालों में धार्मिक स्थानों के लिए कानून लागू किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी, धार्मिक स्थलों की खुदाई पर पाबंदी लगा दी। सांप्रदायिक दंगों पर लगाम लगाने की यह कोशिश थी, पर समय बदलते ही इस तरह की खुदाई में जब धार्मिक लाभ निकलकर सामने आने लगा तो फिर से इसकी शुरुआत हो गई। फिर से कानून बदले जाने लगे। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण में पाबंदी लगाई तो बाद की सरकारों ने हिंदू तुष्टीकरण में वोट की राजनीति देखी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और पानी की घोषणा की तो लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये रेवड़ी जो है कल्चर और ये रेवड़ी बांटी जा रही है। जनता में लोभ लालच पैदा करके वोट हासिल किया जा रहा है। इसे गंदी राजनीति का नाम दिया गया। लेकिन इसी रेवड़ी कल्चर ने बाद में जब आम आदमी पार्टी को जीत हासिल करा दी तो अनेक राज्यों में यह रेवड़ी बांटकर फार्मूला लागू हो गया और इसमें सभी दल जो है वो चुनाव जीतने के लिए उनको लगा कि आसान और सफल फार्मूला है,
तो सब इस पे अमल करने लगे। सारे राजनीतिक दल भूल गए कि वे कभी इस तरह की बातों के घनघोर विरोधी थे। इधर के चुनाव में जातिगत और धार्मिक वोट बैंक की टक्कर में महिला वोट बैंक भी तेजी से उभरा है। प्रत्येक राजनीतिक दल इस समय अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं घोषित करके महिला वोटरों को साधने में लगा है। चुनाव में महिलाओं की भूमिका अब सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने वाली हो गई है। इसीलिए अब बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर आ रही है, वरना महिलाएं बहुत बार हाशिए पे रही। केंद्र और राज्य की सरकारें लाडली बहना से लेकर महतारी वंदन योजना जैसी बहुत सी योजनाएं चुनाव के समय लेके आती हैं, फिर वो योजनाओं का उस तरह से क्रियान्वयन होता है। कौन से का राजनीतिक दल महिलाओं को कितने पैसे दे रहा है, ये इस पे बहुत सारा खेल डिपेंड होने लगा है। महिलाओं को महिमा मंडित करने वाला, पूजने वाला समाज समय आने पे महिलाओं के साथ कितना क्रूर होता है, उनके साथ किस तरह का पाशविक व्यवहार करता है, यह रोज की खबरों में शुमार है। अगर मीडिया में आप देखें तो आपको इस तरह की खबरें दिखाई देंगी। मुझे इसको लेकर एक शेर याद आता है कि टंगे फ्रेम के भीतर जड़े हुए हैं ब्रह्मचर्य के कड़े नियम, और इसी फ्रेम के पीछे चिड़िया गर्भवती हो जाती है। तो ये अलग अलग तरह की विडंबनाएं हैं कि हम कहते कुछ हैं और होता कुछ है। अयोध्या के राम मंदिर की सफलता के बाद अनेक राजनीतिक दलों को यह चुनाव जीतने का एक और फार्मूला नजर आया। किसी समय आरएसएस ने बाबरी मस्जिद के बाद काशी और ज्ञानव्यापी मंदिर की खुदाई का समर्थन किया था, लेकिन अब पूरे देश में ऐसी लहर फैलने लगी है कि आरएसएस को सांप्रदायिक संकट नजर आने लगा। यह आरएसएस में एक बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव की तरह दिखाई दे रहा है कि वह मंदिरों के लिए मस्जिद को ढहाने या खुदाई करने में देश का अहित देखने लगी है। यह आरएसएस की सकारात्मक रूप से बदली हुई छवि के संकेत हैं। ऐसे समय में हिंदू पक्षधर, दूसरे धार्मिक संगठन और राजनीतिक दलों को आरएसएस की यह सकारात्मक मंशा को समझना चाहिए, पर वो समझ नहीं रहे हैं और बहुत जगह इसका विरोध हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस समय देश हित में बहुत आगे की सोच रहे हैं। यह समय उनकी सोच का सिरा पकड़ने का है और जो है इसको इस सिरे को पकड़कर जो है आगे बढ़ने का, इस विरोधाभास में भी देश हित है। इस बीच इस सोच के सहारे आगे बढ़ना चाहिए, किंतु विडंबना यह है कि बहुत सारे लोग, संगठन, राजनीतिक दल और विरोधाभासी बात करके इस मामले को जीवित रखना चाहते हैं। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि सबकी पूजा अलग अलग है, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो मुझे लगता है कि 2024 की जब हम बात करेंगे, लगातार उसका मूल्यांकन करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग संदर्भ आएंगे और 2024 और उसके बीते सालों में ऐसा क्या हुआ जो अब विरोधाभासी दिखाई दे रहा है, या जिन बातों को लेके नेता पहले का भी हामी भरते थे। कभी कोई जातिगत गणना के खिलाफ था, वो जातिगत गणना की बात कर रहा है। जो कहता है कि यहाँ 4 जाति होती है, वो भी जाति की बात करता है। टिकट जब बचती है तो जाति के आधार पर बचती है। तो ऐसे बहुत सारे विरोधाभास हमको आए दिन देखने मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि बीते साल जो है बहुत सारे विरोधाभासों के रहे, तो हम इस पर आगे अलग अलग एंगल से बात करेंगे। नमस्कार।